20 मार्च को फिर होना होगा ईडी के सामने पेश। फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज किया एक और नया केस। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से, जिन्होंने ब्रिटेन में दिए गए अपने बयान को लेकर संसद में हंगामे को देखते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान राहुल गांधी ने जो ब्रिटेन में बयान दिया था उसको लेकर भी उन्होंने बात की। राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे से भारत लौट आए हैं। राहुल गांधी गुरुवार को संसद भी पहुंचे और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि सदन में चल रहे हंगामे को उन्होंने भांप लिया है। यही कारण है कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे जो कहना है वो सदन में ही कहूंगा, अगर उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लान। और आम आदमी पार्टी ने जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया है। साथ ही उन्होंने अडानी समूह पर चर्चा की मांग की। तो वहीं विपक्षी सांसदों को परिवर्तन निदेशालय को ज्ञापन देने से रोके जाने का मुद्दा भी उठाया है। संजय सिंह ने इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी पर भी जमकर कटाक्ष किए कि हम लोगों का एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उससे ध्यान हटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, उस पर हम ज्यादा पढ़ नहीं रहे। अब एक कॉमेडी सर्कस टाइप हो गया मोदी जी की कार्रवाइयां, उसको लोग भी अब सीरियस नहीं लेते। पता चला कल को हमारे ऊपर 302 लग जाए, किसी के ऊपर 307 लग जाए, किसी के ऊपर यूएपीए लग जाए, किसी के ऊपर कोई, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। भारत माता की संपत्तियों को लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग। हमें तो जो फांसी पे चढ़ाना है चढ़ाओ मोदी जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जेपीसी आपको बनानी पड़ेगी, पार्लियामेंट में गतिरोध जारी रहेगा, रोज आपके खिलाफ प्रदर्शन होगा, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, पूरे देश में बताया जाएगा कि आपने और अडानी ने मिलकर भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है और मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। बाकी जो काम आपको करना हो, मैंने तो एक प्रस्ताव दिया था कि विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा के खेल खत्म कीजिए और सुकून से सोइए। क्योंकि कोई मुझे बताया कि हमारे मोदी जी तो मात्र 3 घंटे सोते हैं, तो मैंने सोचा और क्या करते हैं 21 घंटे। इस पे एफआईआर हुई कि नहीं, उस पे ईडी गई कि नहीं, इस पे सीबीआई गई कि नहीं, इस पे इनकम टैक्स छोड़ा कि नहीं, इस पे एनआईए लगाया कि नहीं, इसको फांसी चढ़ाया कि नहीं, उसको फांसी चढ़ा। अरे भैया फुर्सत ले लो एक बार में, सबको मार के किनारे करो, लेकिन अडानी के घोटाले की जांच कराओ।
ऐसी धाराएं जिस पे लगी हुई हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को उससे बेहतर गुंडा कोई नहीं मिला। अब आप बताइए, जो इंसान ना धाराओं की कोई, जिसको कोई कोर्ट की कोई रेस्पेक्ट है, वो इंसान जिसके ऊपर खुद महिलाओं को प्रताड़ित करने की धाराएं और ऐसे संगीन अपराध के इल्जाम लगे हुए हैं, वो इंसान को दिल्ली भेज दिया गया कि जाओ दिल्ली, और दिल्ली में महिलाओं की रक्षा का जिम्मेदारी आपके हाथ में है, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। यही कारण है, आप देखिए कि जब से एलजी महोदय दिल्ली आए हैं, दिल्ली में क्राइम का रेट लगातार बढ़ता गया है। और एलजी महोदय कहते हैं कि वो दिल्ली में पुलिस के काम से, क्राइम कंट्रोल के काम से बहुत खुश हैं। पता नहीं एलजी महोदय कौन सी दुनिया में रहते हैं, ना वो संविधान का पालन करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की उनको कोई रेस्पेक्ट है। और उन्होंने जो अपना एफिडेविट दायर किया इस केस में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका ओहदा जो है देश में गवर्नर से ऊपर और देश के प्रेसिडेंट से नीचे है। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरा ओहदा इतना ऊपर है, इसलिए मुझे कोर्ट से। और अब मिर्जापुर से खबर है, जहां 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने साधन सहकारी समिति के चुनाव में सत्ता के दबाव में धांधली करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही विंध्याचल अष्टभुजा में लगे टोल प्लाजा पर किसानों से अवैध पैसा वसूलने का भी आरोप लगाया गया और शास्त्री गंगा पुल पर बड़े वाहनों पर लगे रोक को हटाने की मांग की गई है। पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव का चुनाव हो रहा है, जहां एक तरह से पूरा गुंडागर्दी में किसी को पर्चा भरने दिया जा रहा है, लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है। इस तरह से आज तक मतलब जो पूरे और देश में लगभग 12 लाख आशा बहुएं कार्यरत हैं, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी टीकाकरण और जच्चा बच्चा की देखभाल, महिलाओं की डिलीवरी और बाकी अन्य सरकार की योजनाओं की मुहिम के अनुसार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब सरकार से मिलने वाली योजनाओं में आशा बहुएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो वहीं आशा बहुओं का आरोप है कि सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन राशि आशा बहुओं को कम दी जा रही है, जिसे लेकर आशा बहुओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। संघ की अध्यक्ष हूँ और भारतीय मजदूर संघ से हमने संबद्धता ले रखी है, जिसमें मेरा मानदेय सुनिश्चित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया है जिला अधिकारी महोदया के माध्यम से कि हमें एक ससम्मान मानदेय सुनिश्चित करें तथा राज्य कर्मचारी घोषित करें। 2006 से आज तक हमारी आशाएं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चरमरा गई है। कहीं ना कहीं सबको तो हमने कोरोना काल में बहुत ठीक किया, लेकिन कितनी आशाएं हमारी मर गईं जिनको कुछ भी भुगतान नहीं हुआ, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो हमें एक सामाजिक सुरक्षा देते हुए एक सुनिश्चित मानदेय तथा राज्य कर्मचारी सुनिश्चित करें। मैं आजाद कर्मचारी घोषित करो, राज्य कर्मचारी घोषित करो, क्या पहचान देश के हित में करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम शंकर, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा और कब से इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है? देखिए, आशा बहुओं की मांग है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे अब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और बीते लगातार जो है 17 सालों से इनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसको लेकर आज जो है एक आक्रोशित होकर जिलाधिकारी कार्यालय आकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि सभी कर्मचारियों की जो है महंगाई भत्ते से लेकर तनख्वाहें बढ़ रही हैं, लेकिन हम लोगों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। और मेहनत की बात करी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लगातार आशा बहुओं को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कोरोना काल में भी इन लोगों का जो बहुत अहम योगदान रहा है, तो इसी से आक्रोशित होकर कि अब परिवार का खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा है, इसी मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर आज उन्होंने बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय आकर उन्होंने प्रदर्शन किया।
पर ओम शंकर, बड़ा कारण क्या रहा कि उन्हें इस तरह से आंदोलन करना पड़ा, धरना देना पड़ा और नारेबाजी करनी पड़ी? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बैनर लिए हाथ में वो लोग, तमाम आशा बहुएं यहाँ पर खड़ी हैं, उनके समर्थक भी मौजूद हैं। तो डीएम की तरफ से अब क्या आश्वासन दिया गया है? हाँ, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि 17 सालों से लगातार जो है वो ये काम कर रही और इनके मानदेय में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि सभी विभागों के कर्मचारियों के वेतनों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इनका कहना है कि जो है हम लोग बराबर मेहनत करते हैं, दिन रात शहर से लेकर गांव तक जो है वो बराबर मेहनत काम करते हैं, उसके बावजूद जो है सरकार जो है वो जो हमारे वेतन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर रही है, जिससे अगर यही हाल रहा तो आगे परिवार के खर्च उठाने में जो दिक्कतें हो रही वो और बढ़ेंगी। तो ओम शंकर, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा? हाँ, प्रशासन ने इनका जो है ज्ञापन ले लिया है और आगे शासन को जो है स्वीकृति के लिए भेजेगा। लेकिन ये मानदेय ये सब इनके जो ज्ञापन है इस तथ्य को जो है मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जाएगा। अब निर्णय सरकार को लेना है कि वो क्या करती हैं। और इस बीच जो आशा बहुएं हैं, इनकी तरफ से क्या कहना है कि अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होती है या इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या होगा? इनका आंदोलन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। अभी जिले स्तर पर चल रहा, फिर लखनऊ जाकर जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जितनी भी एक मान के चलिए कि इनकी बहुत बड़ी संख्या है, तो ये लखनऊ में विधानसभा के जाकर जो है वहां पर घेराव करेंगे और अपने इनकी मुख्य मांग अपने मानदेय को बढ़ाना है। जी, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर तमाम जो आशा कार्यकर्ता हैं वो डीएम कार्यालय पहुंच गए हैं। जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी तादाद में यहाँ पर आशा बहुएं पहुंची हैं, साथ ही उनके कुछ समर्थक भी मौजूद हैं और सीधी एक यही मांग की जा रही है कि जो मानदेय उन्हें दिया जा रहा है उसकी वजह से उन्हें समस्या हो रही है, क्योंकि वो उतना नहीं है जिससे उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। वो मानदेय बढ़ाने को लेकर, वेतन बढ़ाने को लेकर यहाँ पर डीएम कार्यालय पहुंची हैं। ज्ञापन अब सौंप दिया गया है जिस पर अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। गोरखपुर के सभी विद्युत कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी विद्युत परिषद के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हम लोग 2 दिन से मोहदीपुर पावर हाउस पर धरने पर बैठे रहे। मंगलवार को जुलूस भी निकाला गया, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई, जो कि 2 महीने पहले 15 सूत्रीय मांगों को लेकर समझौता हुआ था उसको सरकार पूरा कर दे, लेकिन अभी तक ऊर्जा मंत्री से कोई बात नहीं हो सकी है। सरकार के इसी बेपरवाह रवैये से परेशान होकर अब कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो पहले से लिया जा चुका है, सरकार को सूचना भी दे चुकी है कि हम लोग 2 दिन कार्य बहिष्कार रहेंगे और तीसरे दिन हम जो भी हमारा 72 घंटे का हड़ताल है रात को 10 बजे से चालू हो जाएगा। हम कोई कार्य नहीं करेंगे, अपनी जो भी ऑपरेशन की व्यवस्था है वो छोड़ दें, 10 बजे रात को छोड़ देंगे, उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। जो समस्याएं होंगी समस्या शासन को मैंने पहले सूचना दी है, 2 महीना पहले सूचना दी गई है, तो शासन को ये सूचना। इस बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रोडवेज डिपो की एक बस सोनभद्र जिले के रेणुकूट के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक से ये बस खराब हो गई है और बस खराब होने से उसके यात्रियों को धक्का लगाना पड़ा। और अब आपको बता दें कि धक्का लगाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। दरअसल 14 मार्च की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से वीडियो ट्वीट कर वायरल कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट के जरिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल दागे हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से नई बसों को हरी झंडी दिखाने की बात कही गई और उन्हें रवाना किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बसों को धक्का लगाने के वायरल हुए इस वीडियो को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सर जी, बात यह है कि 14 तारीख को 9 बजे रात में टोल प्लाजा पर जब 9913 नंबर की गाड़ी का ये वाकया है रुकी, तो उसका स्टार्टिंग फ्यूज उड़ गया अचानक रोकते रोकते। चूँकि टोल प्लाजा का मामला था, पीछे गाड़ियां थी, तो टोल प्लाजा वाले ही उसको धक्का देके किनारे किए, ड्राइवर ने अपना फिर फ्यूज ठीक किया और गाड़ी अपने रोटेशन पे चली गई। इसमें समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है सर, तो क्या कहना है सर?
अब ट्वीट को तो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि गाड़ी मुश्किल से 10 मिनट रुकी और टोल प्लाजा वाले धक्का दे के उसको किनारे किए, क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो रहा था, पीछे गाड़ियां हॉर्न दे रही थी। सर लगातार किराया बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में जब यात्री ही बस को धक्का देंगे तो फिर उनको कैसी सुविधा मिलेगी? आप फिर यात्री कर रहे हैं, वो टोल प्लाजा के कर्मी थे जो उसको ठेल के किनारे किए, और हम हमेशा अच्छी सेवा और सुखद सेवा देने के लिए तत्पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट कभी भी कहीं। और अब आगरा से खबर है, जहां ट्रेनों में लूट और गुम हुए मोबाइल फोन के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, जब आगरा की जीआरपी लाइन में गुमशुदा मोबाइल और चोरी के मोबाइल को वापस किया गया। एसपी जीआरपी ने 305 मोबाइल फोन को लोगों को वापस कर दिया है, तो वहीं बरामद किए गए फोनों की कीमत लगभग 46 लाख रुपए बताई गई है। आगरा अनुभाग के एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया है कि जनवरी और फरवरी के महीने में आगरा अनुभाग में 305 मोबाइल फोन बरामद किए गए और इन मोबाइल फोन में से करीब 239 मोबाइल फोन गुमशुदा रहे, जबकि 66 फोन चोरी वाले थे। आगरा अनुभाग के द्वारा जो है एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें जो मोबाइल फ़ोन जो गुमशुदा होते हैं या जो चोरी होते हैं उनको बरामद करने के लिए ये अभियान था, जिसमें जो अपना 2 महीने में जो है लगभग हम लोगों ने 305 मोबाइल फ़ोन जो है वो हम लोगों ने बरामद किए हैं, और उनको जिसकी अनुमानित कीमत जो है ये लगभग 46 लाख के आसपास की है। और इसमें अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं, जिनको अभी सारा मोबाइल फ़ोन जिनका है उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग भरतपुर से हैं। और गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका पहुंचे लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, साथ ही उन समस्याओं से संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें आपको कि विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जानकारी दी है कि काम पिछली सरकारों में नहीं हुए और वो काम अब हमारी सरकार ने कर दिखाए हैं। लोनी में लगातार विकास की गंगा बह रही है और इस बीच विधायक नंद किशोर ने भूमाफियाओं को चेतावनी भी दी। काम हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी भी चेक हो, बिना गुणवत्ता का कोई काम ना हो, कमीशनबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और अधिकारी ने, हर विभाग के अधिकारियों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि लोनी को एक बेहतर, दिल्ली से सटी हुई जगह है, वो जो लगता था कि कहीं पूर्वांचल के शहर से भी खराब है, उससे खूबसूरत बनाने का जो काम अधिकारी और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और हम कर रहे हैं। अभी भी विधानसभा सत्र में लोनी को लेकर के जो हमने चिंता जाहिर की है, जो हमने अपने प्रस्ताव दिए हैं, जो मीरपुर में और तमाम बहुत बातें हैं जिनको एक साथ नहीं कहा जा सकता मेट्रो से लेकर के, वो सारे क्षेत्रों में लोनी का एक नक्शा बदलने वाला है। और लोनी के लोग ये गर्व करेंगे कि जिस लोनी को लोगों ने क्राइम सिटी बना दिया था और लगातार कोई काम नहीं किया था, एक बार बीजेपी की सरकार में माननीय रूप चौधरी जी हमारे यहाँ विधायक रहे, उन्होंने एक यहाँ दिशा दी और उसके कुछ चीज़ें बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के हालात हुए, जो जनप्रतिनिधियों ने यहाँ केवल उगाही का बाजार जो बना दिया था, उसको समाप्त करके लोनी को एक खूबसूरत शहर बनाना है। लोनी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का जो एक कलंक लगा, उसको हमें मिटाना है। मिर्जापुर से खबर है, जहां 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको ये बता दें कि आशा संगठनों के कार्यों के सापेक्ष होने वाले भुगतान में समस्याएं, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतनमान को लेकर 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंप दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 26 अप्रैल को लखनऊ में आशा संघनी कर्मचारी संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरी मांगे हैं, मतलब कि 26 अप्रैल को हमारे आशा संघनी कर्मचारी महासंघ का धरना है लखनऊ में, तो उसके लिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक पत्रक दे रहे हैं डीएम मैडम के माध्यम से, जिसमें हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ये 10 सूत्री मांगे उनके पास भेजी जा रही हैं। इसके और रायबरेली में मोबाइल की दुकान में मोबाइल चुराता हुआ एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बता दें कि इस वारदात के बाद पीड़ित द्वारा थाने में तहरीर दी गई और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मॉडर्न रेल कोच कारखाने के पास एक मोबाइल की दुकान का है।
और मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के बैसपुर गांव में गैस रिसाव के चलते आज एक घर में आग लग गई है। आग लगने के बाद सिलेंडर मढ़ा की छत पर तोड़कर करीब 50 फीट दूर खेत में गिर गया और ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से तेज आवाज निकली और तेज आवाज के बाद 70 साल के एक वृद्ध के बेटे की मौत हो गई है। समय रहते लोगों ने वृद्ध को मढ़े से बाहर निकाल लिया और भड़की हुई इस आग में 3 मढ़ा जलकर खाक हो गए हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर समय रहते काबू पाया। विंध्याचल के बैसपुर गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 56 साल के लगभग थी, जो उनके झोपड़ी में आग लगने के कारण से उनके सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण से सदमे में से उनकी मृत्यु हो गई। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि नहीं पाई गई है प्रथम दृष्टया जांच में। जो रायबरेली में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्वच्छ विद्यालय और ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प योजना के तहत आज जनपद से 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों को साफ सुथरा करके साफ बनाया गया और शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता के लिए कार्य किए जा रहे शिक्षक और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कायाकल्प के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जिन भी विद्यालयों में अच्छा काम किया गया है वहाँ के कुछ ग्राम प्रधान और कुछ टीचर्स जिनके रुचि से वहाँ पर अच्छा कार्य हुआ है, उनका यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। तो इस कैटेगरी में यहाँ पर 5 प्रधान जो है वो यहाँ पर हैं और 5 टीचर्स हैं। उसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी राही के द्वारा भी अच्छा कार्य किया गया है और कुछ और विद्यालय हैं जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय और बाकी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।